हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ 3 तुम कब जाओगे अतिथि पढ़ेंगे। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है बच्चों, जो कि शरद जोशी जी ने लिखी है। इस कहानी में शरद जोशी जी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़े, लेकिन वो टिके रहते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अतिथि बनकर आते हैं और टिके रहते हैं, जल्दी से वापस जाने का नाम ही नहीं लेते। ऐसे व्यक्तियों पर ही शरद जोशी जी ने ये व्यंग्यात्मक कहानी लिखी है। तो आइए इस लेख को शुरू करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने इसमें क्या-क्या लिखा है और किस प्रकार से उन्होंने ऐसे अतिथियों पर व्यंग्य कसा है। आइए इस कहानी को शुरू करें। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार-बार मन में उमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। हाँ, यहाँ पर शरद जोशी जी मन ही मन अपने उस अतिथि से, जो कि 4 दिन से उनके यहाँ टिके हुए हैं और जाने का नाम नहीं लेते, उनसे कह रहे हैं कि अतिथि तुम कब जाओगे। ठीक है, वो उनसे कह रहे हैं कि आज उनके यहाँ रुके होने का चौथा दिन है और बार-बार लेखक के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। हाँ, यहाँ पर शरद जोशी जी मन ही मन अपने अतिथि के बारे में कह रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि बिना किसी संकोच के जो वो यहाँ पर बैठा हुआ है और सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है, ठीक उसी के सामने एक कैलेंडर भी लगा हुआ है जिसके पन्ने फड़फड़ाते रहते हैं और पिछले 2 दिनों से लेखक उसको दिखा कर तारीखें बदल रहा है कि शायद उसे अपने यहाँ टिके रहने का एहसास हो और वो जल्दी से चला जाए। लेखक साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि तुम जानते हो ना कि तुम्हारे यहाँ रुके होने का चौथा दिन है, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता हो, और तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। सतत आतिथ्य मतलब टिकाऊ आतिथ्य की जो मतलब लगातार जो उसकी वो आव भगत कर रहे हैं, उसका चौथा दिन। लेकिन लेखक बोल रहे हैं कि तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती, ऐसी कोई संभावना भी नहीं दिख रही कि जिससे लगे कि वो यहाँ से जाना चाहता है अतिथि। ठीक है, लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। हाँ, कि यहाँ पर लेखक ऐसा व्यंग्य कस रहे हैं और कह रहे हैं कि लाखों मील की लंबी यात्रा करने के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट भी चांद पर इतनी देर नहीं रुके जितना वो छोटी सी यात्रा करके अतिथि उसके घर पर आकर रुक गया है। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके, तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। हाँ, अंतरंग मतलब अंदर तक कि बहुत मतलब घनिष्ठ संबंध, बहुत बारीकी से कि एक घनिष्ठ संबंध मेरे साथ स्थापित कर लिया है, क्योंकि इतने दिनों से जो अतिथि है वो उसके घर पर टिका हुआ है। फिर लेखक बोलता है, तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली, तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। हाँ, आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान से लेखक का तात्पर्य यहाँ पर है कि कमजोर आर्थिक स्थिति की जो लेखक के घर पर जो अतिथि इतने दिनों से रह रहा है, वो लेखक की आर्थिक सीमाओं की जो कमजोरी है, कहने का मतलब कमजोर आर्थिक स्थिति है, उसको
देख चुका है और काफ़ी मिट्टी खोद चुका है, मतलब बहुत कुछ जान चुका है और बहुत कुछ खर्च करवा चुका है उसमें से। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? यहाँ पर लेखक अतिथि से कह रहे हैं कि अब ये तुम्हारे जाने का हाई टाइम है, कि मतलब बस अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा और वो वहां पर ना टिके। ठीक है ना। फिर आगे लेखक कहता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती, कहने का मतलब जिस स्थान से वो आया है अतिथि, जो उसका घर है, जो उसकी जगह है, क्या वो उसे नहीं पुकारती? कहने का तात्पर्य क्या उसे वहां जाने का मन नहीं करता वापस, जो वो उसके घर आकर टिक गया है। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अज्ञात आशंका, अज्ञात मतलब जिसका ज्ञान ना हो, जो पहले से ज्ञात ना हो, ऐसी आशंका से दिल धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। बटुआ मतलब पर्स, कि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पर्स को भी ये लग रहा था कि अब इसमें से बहुत कुछ खर्च होने वाला है, जैसे ही पता चला कि कोई अतिथि आ रहा है। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। ठीक है, कि फिर भी प्यार से, प्रेम से, मुस्कुराहट के साथ लेखक उस अतिथि से गले मिला था और उनकी पत्नी ने उसे नमस्ते भी की थी अतिथि को। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। कहने का मतलब बहुत ही अच्छा डिनर करवाया था, बहुत ही अच्छा रात्रि का भोजन करवाया था। तुम्हें स्मरण होगा, मतलब तुम्हें याद होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। लेखक मन ही मन कहीं ना कहीं वो सारी चीजें सोच रहा है कि जो उसने अतिथि के लिए किया था, और चाह रहा है कि अतिथि भी वो याद करे और समझे कि क्या क्या आवभगत वो उसके लिए कर चुके थे। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। हाँ, कि ये जितनी भी खुशी थी, उस सब के मूल में एक आशा थी, एक उम्मीद थी। वो क्या? कि दूसरे दिन किसी रेल के एक शानदार मेहमानवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हाँ, जैसे रेल चली जाती है, इसी तरीके से ये शानदार मेहमानवाजी जो इन्होंने की थी उसकी अतिथि की, वो अपने मन में लेकर उसकी छाप, और वो अगले दिन चला जाएगा, ये उम्मीद उनको थी। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे। हाँ, लेखक सोच रहा था कि अगले दिन वो जाने के लिए कहेगा और ये उससे रुकने, लेखक और उसका परिवार उससे रुकने के लिए कहेंगे, लेकिन वो नहीं मानेगा। ठीक है, और वो चला जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। ठीक है, कि अतिथि को एक सुलभ सी मुस्कान लिए वो घर में बना रहा, कि हाँ भाई, फिर भी वो हंसता मुस्कुराता हुआ वहीं बना रहा। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। लेखक और उसकी पत्नी भी उस पीड़ा को, उस दुख को कि अतिथि रुक गया उनके घर पर, उस पीड़ा को वो सह गए, पी गए, और फिर भी खुश बने रहे, प्रसन्न बने रहे, उसे ऐसा दिखाते रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। दूसरे दिन की बात अब लेखक बता रहे हैं कि फिर भी दूसरे दिन भी एक उम्मीद थी कि शायद अगले दिन चला जाए, तो इसलिए अगले दिन के दोपहर के भोजन को भी लंच की गरिमा प्रदान की, मतलब बहुत ही अच्छे से अच्छा दोपहर का भोजन करवाया, और रात्रि को उसको, अतिथि को इन्होंने सिनेमा भी दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है। हाँ, सत्कार मतलब आवभगत, ठीक है, आतिथ्य।
जो उन्होंने किया उसका वो आखिरी छोर मतलब आखिरी किनारा था, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े, कि इससे ज्यादा हमने कभी किसी के लिए नहीं करा। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। इन्होंने सोचा कि अब तो एक अच्छा सा रात्रि का भोजन भी करा दिया, अगले दिन का दोपहर का भोजन अच्छा सा करा दिया, और दूसरे दिन की रात्रि को सिनेमा भी दिखा दिया, तो अब लगता था कि उसके अगले दिन तो एक बड़ी ही भावभीनी विदाई मतलब बड़ी इमोशनल सी विदाई होगी और वो अतिथि चला जाएगा। जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तीसरे दिन भी वो नहीं गया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। ठीक है, तीसरे दिन अतिथि लेखक से कहता है कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। धोबी जो कपड़े धोता है उसको वो कपड़े अपने दे के आना चाहता है। यह आघात अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित मतलब अनएक्सपेक्टेड, जैसे सोचा ही ना गया हो, जैसे कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। ये ऐसा बड़ा आघात लगा और इसकी चोट मार्मिक थी। मार्मिक मतलब कि हृदय को छू लेने वाली। ठीक है, बड़ी तीखी सी चोट। तो क्योंकि जब वो कपड़े भी धुलवाने जा रहा है इसका मतलब वो और रुकने वाला है। ठीक है ना, तो ये उनको आघात तो लगना ही था ये सुनकर। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूं रबर की तरह खिंच जाएगी इसका मुझे अनुमान न था। सामीप्य मतलब उसके समीप, उसके पास रहने की, वेला मतलब समय, कि उसके पास रहने का समय ये बढ़ता जाएगा कि हाँ भाई वो वहीं रुका रहेगा, ऐसा अनुमान लेखक ने नहीं लगाया था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता। हाँ ठीक है, पहली बार लेखक को ऐसे लगा कि हमेशा अतिथि देवता नहीं होता। कहते हैं ना अतिथि देवो भव, कि अतिथि देवता के समान होता है, लेकिन पहली बार लेखक को ऐसा लगा कि अतिथि हमेशा देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। ठीक है ना, कि वो मानव भी हो सकता है और कभी कभी कुछ अंशों में राक्षस भी हो सकता है, कि जो आकर बहुत दिनों तक टिक जाए और जाने का नाम ही ना ले, तो कहीं ना कहीं वो एक राक्षसी रूप भी प्रतीत होता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। ठीक है, तो लेखक ने ऐसा कहा कि भाई किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं कपड़े धुलने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी धुल जाएंगे, क्योंकि लेखक को कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि वो अतिथि जल्दी ही चला जाएगा। फिर इतने में अतिथि क्या कहता है, कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं, मैंने कहा, और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। ठीक है, फॉर्मल जिसे कहते हैं औपचारिक मतलब फॉर्मल कुर्ता वो डालने लगा, पहनने लगा। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। लेखक ने अपनी पत्नी से जवाब दिया कि इनके कपड़े लॉन्ड्री पर दे कर आने हैं। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। ठीक है, वो एकदम हैरानी से बड़ी आंखें करके देखने लगी। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। अब यहाँ पर लेखक क्या बता रहे हैं कि उसकी पत्नी की आंखें ये सुनकर बड़ी हो गई। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि बहुत साल पहले जब उनकी शादी हुई थी तो तब उसकी वही बड़ी बड़ी आंखें लेखक को अच्छी लगती थी, लेकिन अब जब भी वो ऐसी बड़ी आंखें करती है तो लेखक का मन घबराने लगता है, उसका मन छोटा होने लगता है। और अब वो बड़ी आंखें किस वजह से की थी उनकी पत्नी ने, वो ये सुनकर भय से बड़ी हो गई थी कि और लेखक और अधिक दिनों तक ठहरेगा। ठीक है, तो ये सुनकर जो उनकी पत्नी थी उनकी आंखें बड़ी हो गई थी और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे। निर्मूल मतलब
जिसका कोई मूल ना हो, जड़ ना हो। कहने का मतलब कि बिना बात की ही नहीं थी जो आंखें उन्होंने ऐसे बड़ी बड़ी आंखें कर ली थी, वो उसमें कहीं ना कहीं ये सवाल था कि अतिथि तुम जा नहीं रहे। ठीक है, उन आंखों में ही अंदर अंदर सवाल था, उन्हें डायरेक्ट नहीं बोला था। ठीक है, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठीक है, अब लेखक क्या कह रहे हैं, मन ही मन उससे अतिथि से ऐसा कह रहे हैं कि लॉन्ड्री पर दिए कपड़े भी धुल कर आ गए और तुम्हारे भारी भरकम शरीर से जो चादर पर सिलवटें पड़ गई थी तो वो चादर भी बदली जा चुकी है, लेकिन तुम अभी तक यहीं हो, तुम फिर भी जाने का नाम नहीं लेते। और जो उसे देखकर हंसी फूट पड़ी थी, जो मुस्कुराहट थी, वो धीरे धीरे अब फीकी पड़ती जा रही थी और लुप्त होती जा रही थी, गायब होती जा रही थी। ठीक है, मतलब अब उसे देखकर किसी को भी खुशी नहीं मिल रही थी। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। कहने का मतलब उसे देखकर या उससे बातें करते हुए जो ये ठहाके लगा रहे थे, अब वो वहां पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा था। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। हाँ, कहने का मतलब जो ये बातचीत कर रहे थे, कुछ कुछ बातें कर रहे थे, अब वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, कोई कुछ बात नहीं कर पा रहा क्योंकि सारी बातें खत्म हो गई, अब सब चुप बैठे हैं। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। हाँ, कि कोई लेखक जो है वो उपन्यास पढ़ रहा है और जो उनके यहाँ अतिथि आया है वो फिल्मी पत्रिका पढ़ रहा है। अब शब्दों का कोई लेन देन नहीं हो रहा, मतलब कोई आपस में बातचीत नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि सारे जो चर्चा के विषय थे वो खत्म हो चुके। इन्होंने परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदार, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमारे पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। कहने का मतलब सभी विषयों पर बारीकी से ये चर्चा कर चुके और अब सभी विषय खत्म हो चुके थे कि किस पर बात की जाए। तो फिर तो कहीं ना कहीं जो अतिथि था उसे बोर हो जाना चाहिए था और उसे चले जाना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी ऐसा नहीं कर रहा। सौहार्द अब शनय शनय बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। सौहार्द मतलब मैत्रीपूर्ण व्यवहार जो था वो अब धीरे धीरे बोरियत में बदल रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं पर तुम जा नहीं रहे। हाँ, जो भावनाएं थी मन में वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर गालियों का रूप ग्रहण कर रही हैं कि अंदर ही अंदर मन ही मन लेखक, उनकी पत्नी और घर के बाकी सब सदस्य अतिथि को कोस रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं जा रहा। अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था। कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ? ठीक है, सभी परेशान हैं। पत्नी भी बार बार पूछ रही है कि ये कब जाएंगे। लेखक ने कहा कि मुझे क्या पता। ठीक है, इशारे से कंधे उचका के कह दिया कि मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। लेखक ने भी कह दिया बनाओ, क्योंकि इतने दिनों से अतिथि का ये आतिथ्य कर रहे थे, सत्कार कर रहे थे, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिला रहे थे, लेकिन अब ये थक चुके हैं। और जो लेखक की पत्नी है वो भी कह रही है कि अब मैं खिचड़ी बना रही हूँ आज। तो लेखक ने भी बोल दिया ठीक है बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चल रहे थे, खिचड़ी पर आ गए। ठीक है, अच्छा अच्छा डिनर करा रहे थे लेकिन अब खिचड़ी पर आ गए।
अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। ठीक है, मन ही मन लेखक अतिथि को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इतने सब के बाद भी अगर तुमने अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान किया, गोलाकार मतलब कि बिस्तर को समेटते हैं, जब कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बिस्तर को गोल करके और उसे पैक कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब कि अब भी अगर तुम यहाँ से नहीं जाते हो तो हमें उपवास तक जाना पड़ेगा, कि अभी तो खिचड़ी बनाई है, फिर हमें कल उपवास तक रखने पड़ेंगे जिसमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। ऐसा ये सब मन ही मन लेखक अतिथि को कोसते हुए कह रहे हैं। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह क्षण तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। ठीक है, कि अब बस लास्ट हो गया, कि अब तो यहाँ से जाओ, ऐसा कह रहे हैं कौन? लेखक। ठीक है। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। ठीक है, लेखक क्या कह रहे हैं कि तुम्हें तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है और दूसरों के यहाँ अच्छा ही लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़ें। घर को कहा था ना स्वीट होम, और कहीं भी चले जाओ फिर घर पर आने का वापस मन किया करता है, तो यही घर का महत्व है, इसीलिए स्वीट होम कहा जाता है। और दूसरे जो हैं वो किसी के घर की स्वीटनेस को न काटें, न खत्म करें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है, और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब अब आप देख सकते हो कि लेखक और उनका परिवार अंदर ही अंदर कितने ज्यादा परेशान हो चुके हैं एक अतिथि का सत्कार करते करते, और अब वो बहुत थक चुके हैं और वो चाहते हैं कि अतिथि वहां से चला जाए। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। हाँ, यहाँ पर लेखक अतिथि से क्या कह रहे हैं कि अपने खर्राटों से एक रात को और गुंजायमान कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आवाज जो गूंजती है खर्राटों की, एक रात और ऐसी कर सकते हैं, लेकिन जो अगली सुबह की किरण आएगी वो अतिथि के आने का 5वां दिन होगा। आशा है वह तुम्हें चूमेगी। कौन? सूर्य की किरण, जो पहली किरण पड़ेगी अगले दिन, और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। और 5वें दिन तो आखिरकार वो घर लौटने का निर्णय ले लेगा, ऐसा लेखक सोच रहे हैं। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सभा होगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। हाँ, कि बस इतना सह सकता हूँ, इसके बाद और नहीं सह पाऊंगा, फिर तो मेरे सहन शक्ति लड़खड़ा उठेगी। कहने का मतलब इसके बाद तो वे उसको कुछ ना कुछ कह ही देंगे। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। ठीक है, यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं भी आखिर इंसान हूँ, और अगर तुम देवता हो तो देवता और मनुष्य साथ ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। देवता भी दर्शन देकर लौट जाते हैं, तो तुम कब जाओगे? इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा कि लोग अतिथि को देवता मानते रहें। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? तो अब यहाँ पर लेखक बहुत परेशान हो चुका है और वो अतिथि से जाने के लिए मन ही मन कह रहा है। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिली वो ये
कि हमें किसी के यहाँ अतिथि बनकर जाना चाहिए, लेकिन जल्दी ही वापस लौट आना चाहिए।